देखो इसके नाम में आप जाओ, ये तो इनकी डेजिग्नेशन होता था, उपाधियां होती थी, उस समय मतलब नहीं था। सब बड़े बड़े राज परिवार के घरानों से आते थे, इसलिए इनका ये उपाधि थी। हम इसके नाम पे चलते, इसका नाम है मिंटो प्रथम, मिंटो फर्स्ट। इसका मतलब मिंटो सेकंड भी आया है। ठीक है, तो मिंटो सेकंड में जैसे मैं कह रहा हूँ गांधी जी के समय आएगा। तो ये जो व्यक्ति था, ये इसका टेन्योर आप देखें लगभग 6 साल का था। ठीक है, तो हम देख ही रहे हैं कि कॉर्नवालिस के बाद से जो भी गवर्नर जनरल आ रहे हैं वो 5-6 साल, 7 साल, 8 साल का टेन्योर लेके आ रहे हैं। इसके समय हम देखेंगे, मिंटो के समय, तो 1807 में एक ट्रीटी हुई थी, इसे कह रहे थे ट्रीटी ऑफ तिलसित। तिलसित की संधि हुई थी, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है। और ये संधि किसके बीच में हुई थी? फ्रांस फ्रांस के बीच में, फ्रेंच के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, रशिया यूएसएसआर के बीच में हुई थी। और इसमें इन दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम दोनों मिल जाते हैं, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, और हम लोग किस पे अटैक करेंगे? हम लोग इंडिया पे अटैक करेंगे। क्योंकि इंडिया में कौन बैठा है उस समय? ब्रिटेन का रूल चल रहा है, या ब्रिटेन का इनडायरेक्ट रूल चल रहा है, या ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पे रूल कर रही है। और इसी को देखते हुए जो भारत में बैठा हुआ ये व्यक्ति है लॉर्ड मिंटो, इसके कान खड़े हो गए कि भैया, अगर फ्रांसीसी और यूएसएसआर मिल गए हैं, तो उस समय फ्रांस मतलब नेपोलियन, 1800 से लेकर 1815 तक का जो समय है, इसे कहते हैं नेपोलियनिक इरा। इस समय इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, तो इन युद्धों को भी कहा जाता है नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियन के युद्ध का जो टेन्यूर है वो क्या है? 1800 से 1815। तो नेपोलियन फुल फॉर्म में था ही। ठीक है, नेपोलियन ने यूएसएसआर से हाथ मिला लिया। इन दोनों का जो कॉमन एनिमी है वो ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन तो बहुत दूर था। दूसरा, नेपोलियन ने ब्रिटेन पे कई बार हमला करने की सोची, लेकिन ब्रिटेन की नेवी बहुत मजबूत थी। तो नेपोलियन को ये पता था कि ब्रिटेन को ब्रिटेन में घुस के हराना मुश्किल है, क्योंकि उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कहते हैं, एक आप लोगों ने शायद कहानी सुनी होगी कि भाई एक व्यक्ति रहता है, उसकी जान एक तोते के अंदर रहती है। ये कहानी सुनी क्या आप लोगों ने? यस सर। यस जी सर। सर। है ना, कि एक व्यक्ति है, उसकी जान उस एक तोते के अंदर रहती है। अगर तोते की गर्दन मोड़ देंगे, तोते को मार देंगे, तो व्यक्ति मर जाएगा। उस तरह जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जान एक तोते में थी, और वो तोता कौन था? इंडिया। ठीक है, यानी ब्रिटेन का जो भी वर्चस्व चल रहा है, जो भी कमाई चल रही है, जो भी शान शौकत चल रही है, वो इंडिया से चल रही थी। इसलिए ब्रिटेन कहता था ये हमारे ताज का क्राउन है, सॉरी, ये हमारे ताज का हीरा है, मोती है। यानी ये हमारे, भारत को कहते थे ज्वेल ऑफ द क्राउन। इसका मतलब भाई, मैंने जो ताज पहना उसमें कई सारे हीरे मोती लगे, लेकिन सबसे चमकदार, सबसे कीमती जो हीरा है वो क्या है? भारत है। और ब्रिटेन खुद कहता था कि आप मुझसे पूरी मेरी कॉलोनी ले लो, लेकिन मुझसे मेरा भारत मत छीनो, क्योंकि भारत छीन अगर गया तो मैं, मेरा जो सुपर पावर है, जो मेरी जो अभी शान शौकत है, वो कम हो जाएगी। दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ है, जब से फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ है, मशीनी युग आया है, तब से 3 सुपर पावर आई हैं। सबसे पहली जो सुपर पावर थी वो ब्रिटेन थी। और ब्रिटेन की सुपर पावर आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक रही है ब्रिटेन की सुपर पावर। उसके बाद यूएसए सुपर पावर बना है। ठीक है, और यूएसए के बाद अब इसकी जो नया सुपर पावर है बन रहा है, वो कंट्री है चाइना। ठीक है, तो ब्रिटेन ने लगभग 200-250 साल तक दुनिया पे रूल किया, दुनिया पे राज किया है। और इसकी जो सुपर पावर का जो केंद्र था वो था भारत। इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे। ठीक है, और इसलिए भी चिड़िया कहते थे, मैंने बताया, शायद पहली क्लास में बताया कि इसका एरिया बहुत छोटा था भारत का। दूर से देखो तो ऐसा लगता है कोई चिड़िया टाइप का है, अगर पूरे मैप में यस देखे ग्लोब सर। में। दूसरा, बहुत ज्यादा कमाई वाला क्षेत्र था, इसलिए सोना शब्द लिया गया, क्योंकि उस समय सोना, और आज भी सोना एक कीमती धातु है, प्रीशियस धातु है, इसलिए हम उस पीले धातु को से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अब इस मिंटो के कान खड़े हो गए कि यार, जब नेपोलियन और यूएसएसआर मिल गए हैं और ये हम पे अटैक करेंगे, और भारत में भी कई लोग ऐसे थे जो इनको इनवाइट कर रहे थे। माना कि टीपू सुल्तान मर गया, लेकिन और भी ऐसे लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से नफरत करते थे या उससे गुस्सा खाए बैठे थे, वो इन लोगों को
इनवाइट कर रहे थे कि आप आओ, हम सपोर्ट करेंगे आपको। तो ब्रिटेन यानी इंडिया में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है जो, इसका मालिक कौन था? मिंटो। और मिंटो को पूरी जिम्मेदारी दी गई कि भाई मिंटो कुछ भी हो जाए भारत पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये इसको लंदन से ऑर्डर थे, तुम यहाँ के जीजी हो, जो करते बने करो, ध्यान रखो नेपोलियन इंडिया में नहीं घुसना चाहिए, भारत की 1 इंच जमीन भी यूएसएसआर या फ्रांसीसियों को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये अब इसका माथा ठनका कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये जानता था मिंटो कि नेपोलियन अगर इंडिया में आएगा तो हम इसको नहीं हरा सकते, क्योंकि नेपोलियन दुनिया को जीतते हुए आ रहा था। यूएसएसआर और नेपोलियन अगर मिल गए तो ये तो बिल्कुल मतलब मैसिव पावर हो गए, इनको तो हम कभी हरा ही नहीं सकते। और अगर ये इंडिया में घुस गए तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए इसने आनन फानन में रंजीत सिंह के पास अपना एक ऑफिसर भेजा जिसका नाम था मेटकाफ, और इसके साथ संधि की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस संधि में भी ये बोला गया था कि भाई जो सतलज नदी है, सतलज नदी के ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा है वो रंजीत सिंह का है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ये था 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो किसके बीच में हुई थी? रंजीत सिंह और मेटकाफ के बीच में हुई थी, लेकिन टेन्योर किसका था? लॉर्ड मिंटो का। और ये जो संधि हुई थी एक तरह से कि भैया एक बॉर्डर बना दी, कि नेचुरल बॉर्डर, ये नदी तो बही रही है, इस नदी से एक बॉर्डर बना ले। इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की रिंग फेंस पॉलिसी का। रिंग फेंस पॉलिसी के अगर कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि भैया रंजीत सिंह को एज ए बफर स्टेट बनाया, क्योंकि रंजीत सिंह के ऊपर अब किसका एरिया आ रहा है? रंजीत सिंह के ऊपर अफगानिस्तान आ रहा है, और अफगानिस्तान में नेपोलियन प्लस यूएसएसआर दोनों पहुंच चुके हैं। तो अब ये है कि अगर ये आएंगे तो कौन इनको टकराएगा, कौन मिलेगा? रंजीत सिंह मिलेगा, और रंजीत सिंह से लड़ेंगे। यानी रंजीत सिंह क्या है? एक बफर स्टेट बनाया। रिंग फेंस पॉलिसी का एक सैंपल है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और अगर इसके पहले थोड़ा जाएंगे तो हमने देखा था कि बंगाल को मराठाओं से प्रोटेक्ट करने के लिए अवध को क्या बनाया गया था? मराठा एक बफर स्टेट, कि भैया जब ये जो मराठा आए बंगाल पे अटैक करने तो बीच में कौन आ जाए? अवध का एरिया आ जाए। ये भी एक रिंग फेंस पॉलिसी का एग्जांपल था, और इस रिंग फेंस पॉलिसी को किसने यूज किया था उस समय? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो अवध एज अ बफर स्टेट वॉरेन हेस्टिंग के टाइम था। इनको डर किससे था? मराठाओं से। मिंटो के समय रंजीत सिंह का जो एम्पायर था, सिख एम्पायर, वो बफर स्टेट था। इनको डर किससे था? नेपोलियन और यूएसएसआर से। ये सब रिंग फेंस पॉलिसी के एग्जांपल है। आप लिख सकते हैं कि अवध भी बफर स्टेट के रूप में काम किया, रंजीत सिंह भी बफर स्टेट के रूप में काम किया। नीचे जाएंगे तो टीपू सुल्तान, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टीपू सुल्तान, और इधर हैदराबाद, और फिर इधर मद्रास। तो ये जो हैदराबाद है ये टीपू सुल्तान और मद्रास के बीच में बफर स्टेट का काम कर रहा, क्योंकि मद्रास में इनकी प्रेसिडेंसी थी, और ये चाहते थे कि भैया टीपू सुल्तान की कभी भी आर्मी हमारे यहाँ तक ना आ पाए, इसलिए हैदराबाद से दोस्ती कर ली इन लोगों ने। तो ये सब क्या है? बफर स्टेट मतलब ये सब रिंग फेंस पॉलिसी की बहुत क्लासिक एग्जांपल है। तो आनन फानन में 1807 में ट्रीटी ऑफ तिलसित होती है, और इसी आनन फानन में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कराई थी महाराजा रंजीत सिंह, जो कि सिख एम्पायर के महाराजा थे। और इसको नेगोशिएट किया था किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने। बार बार मेटकाफ का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेटकाफ बाद में जीजी ऑफ इंडिया बनेगा। जिस तरह भी हमने देखा था जॉन शोर का नाम मैंने बहुत बार लिया, क्योंकि जॉन शोर कॉर्नवालिस के बाद नेक्स्ट जीजी बनता है, उस तरह मेटकाफ भी अगला जीजी बनने वाला है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ एंग्लो सिख वॉर में, फिर से बता रहा हूँ ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्यों हुई है, कब हुई है, उसके रीजन क्या थे, यहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी का क्या योगदान है, यहाँ पे कैसे रंजीत सिंह बफर स्टेट बन रहा है। और अगर ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये पूरी तरह झुकी हुई थी रंजीत सिंह के ऊपर, कि रंजीत सिंह से तो मेटकाफ ने बोला भैया तुम कुछ भी करो, पूरा एरिया ऊपर का ले लो, बस नीचे हम सतलज नदी के नीचे मत आना। और हमने बताया है आप लोगों को कि जब जो एंग्लो सिख वॉर शुरू होंगे रंजीत सिंह के मरने के बाद, उसका मेन रीजन यही रहेगा कि रंजीत सिंह की आर्मी सतलज नदी को क्रॉस करके नीचे आ जाती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हो जाती कि भैया ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कहा था कि भैया तुम्हारी आर्मी नीचे नहीं आएगी, और तुम नीचे कैसे आ गए? नीचे मतलब नदी कैसे क्रॉस कर ली तुमने? तो फिर एक रीजन रहता है एंग्लो सिख वॉर का। तो ये सब याद है ना आप लोगों को पुराना? जी सर। यस यस सर। सर। और अभी से कम 10-15 क्लासों में जो चल रही हैं आप लोग पुराना रिवाइज करके बैठे रहो। जैसे अभी हम मिनटो पढ़ा रहे हैं, मिनटो के बाद जो समय आएगा उस समय में मैंने पुराना पढ़ा दिया है, कोई अपने वॉर पढ़ा होगा, कुछ और पढ़ा होगा, तो एक बार रिवाइज करते रहना। क्योंकि
इसी से ब्रशअप होता रहेगा। तो ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है। इन्होंने, इनका नाम जब भी आएगा तो आपको बताना रहेगा कि भैया ट्रीटी ऑफ अमृतसर के लिए फेमस थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, रणजीत सिंह और पंजाब, जो पंजाब का एरिया है, सिख एम्पायर के राजा थे ये। और अगली इनके बात ये है कि इन्होंने जो एसपी है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, हर डिवीजन में एक एसपी होता है। आज तो हर जिले में होता है, डिवीजन मतलब संभाग होता है। उस समय हर डिवीजन में एक एसपी होता था। इसने एसपी के अंदर ही स्पाइस, स्पाइस मतलब जासूस, जासूसों की एक फौज बना दी कि भैया जो एसपी है उसके अंडर में कई सारे जासूस लोग रहेंगे और वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। और किसके खिलाफ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे? कि भाई हम वो गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहेंगे कि कहीं आम जनता के बीच में हमारे लिए कोई विरोध की भावना तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई आम जनता में आम जनता चाह रही है, लड़ रही है कि भाई चलो अपन एक साजिश करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं और अंग्रेज की जो चौकी है, अंग्रेजों का जो ऑफिस है, उसको जला देते हैं या कुछ और कर देते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि भाई 1806 में क्या हुआ है। 1806 में वेल्लोर मिटनी हुई है। और वेल्लोर मिटनी हुई है तो ठीक है भाई, वेल्लोर में सब ये कांड हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी किसी को पता नहीं चला। पूरे देश में बात फैल गई, कई सारी अखबारों ने इस बात को छाप दिया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है। और ये सब देखते हुए इनके कान खड़े हो गए मिंटो साहब के कि यार वेल्लोर म्यूटनी जैसी और भी म्यूटनी हो सकती है हमारे, क्योंकि हमने लोगों को बहुत परेशान किया है। और जब ऐसा कुछ होगा तो फिर हमारी जान पे बात आएगी, हम पे अटैक होगा, हम मारे जाएंगे। तो इन सब को रोकने के लिए इसने जासूसों को बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया। इनको क्या कहा जा रहा है? गोयंदास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, गोयंदास। एग्जाम में सीधे पूछ लेगा गोयंदास क्या है। ऑप्शन में रहेगा जासूस, दूसरा रहेगा अकाउंट ऑफिसर, तीसरा रहेगा जिसे कहते हैं रिलीजियस टीचर या धार्मिक गुरु। ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा गोयंदास क्या है तो आप टिक नहीं मार पाए। गोयंदास लोकल भाषा में जासूसों को कहा जाता था। और ये जो सिस्टम है गोयंदास का, इसने शुरू करवाया था मिंटो ने। भले आप भूल जाओ किसने शुरू किया, ये ध्यान रखना गोयंदास मतलब क्या। गोयंदास मतलब जासूस या स्पाइस, ठीक है। और जासूसों वाला जो नेटवर्क है, ऐसा नहीं कि अभी शुरू हो रहा है, अशोक के समय से ही जासूसों का नेटवर्क था। आज भी हम देखें हमारे पास रॉ है, आईबी है और इंटेलिजेंस के लोग हैं, स्टेट इंटेलिजेंस के लोग हैं। क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन जिसके पास है वो हर तरह की जंग जीत सकता है, ठीक है। तो इसने गोयंदास नाम से एक पूरा सेटअप बनाया था, जो कि असल में क्या थे? जासूस थे। तो ध्यान रखना गोयंदास क्या थे? गोयंदास जासूस थे। क्लियर है सभी को? जी सर। हम लोगों ने 1793 में एक एक्ट देखा था, चार्टर एक्ट। और उस एक्ट में ये था कि 20 साल के लिए अंग्रेजों की जो मोनोपोली है, अंग्रेजों का जो लाइसेंस है, अंग्रेजों का जो यहाँ पे काम करने का अधिकार है, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो 1793 से 20 साल तो हो रहे हैं, मतलब 1813 में एक नया एक्ट आने वाला है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मिंटो खत्म हो गए, मिंटो चैप्टर ओवर। क्योंकि मिंटो के समय पे जो सारी दिक्कतें हुई हैं वो अब आप जाके देखेंगे किसमें, एंग्लो, वो जो रंजीत सिंह का चैप्टर है उसमें आप देखेंगे तो और मिंटो के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब हम लोग चल रहे हैं किसमें? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। और बाकी आप लोग पढ़ते रहो, मिनटों को लेके कोई और डाउट होगा तो हम तो क्लियर कर देंगे उससे। लेकिन ये है कि आप लोगों को मैंने जो कोई पुराना पढ़ाया है उसको आप लोग रिवाइज जरूर करें, देखें, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो सवाल ये कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया क्यों? जब भी हम कोई एक्ट पढ़ेंगे तो ये जो एक्ट जब भी हम पढ़ेंगे तो ये हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी का भी टॉपिक हो जाता है। मतलब हर एक्ट को आपको डबल मेहनत से, डबल जिसे कहते हैं अटेंशन लेकर पढ़ना चाहिए।
क्योंकि आप हिस्ट्री के साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया सर 1793 में जो एक्ट आया था उसने बोला था कि 20 साल बाद हम अगला एक्ट लाएंगे, तो 20 साल तो हो गए, तो जब 20 साल हो गए तो ये एक्ट को आना चाहिए। ये पहला पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ भाई, आपने वादा किया था कि 20 साल बाद एक्ट लाएंगे, क्योंकि 20 साल का ही सिर्फ इनको एक्सटेंशन मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 20 साल का एक्सटेंशन तो खत्म हो रहा है, तो अगर रेन्यू कर रहा है तो भैया एक नया एक्ट तो आना पड़ेगा। तो 1813 में एक्ट आया, ठीक है। लेकिन इस एक्ट में जो चीजें आई हैं, जो नए कानून आए हैं, क्लॉज आए हैं, उसको जानने से पहले हमें थोड़ा चलना पड़ेगा यूरोप। हमें कहाँ चलना पड़ेगा? यूरोप चलना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ इसमें मैप है कि नहीं। नहीं है इसमें मैप। गूगल मैप की स्क्रीन दिखी आप लोगों को? यस सर। जी सर। बताइए, अपन लोग हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी में चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अगर सिर्फ इतिहास के नजर से पढ़ेंगे तो ना इतिहास समझ में आएगा, ना हमारा सिलेक्शन होगा। चलिए थोड़ा सा यूरोप टूर करते हैं अपन। ये है फ्रांस, ये है पूरा यूके। ठीक है, फ्रांस में कौन बैठा है इस समय? नेपोलियन। हम किस एक्ट की बात कर रहे हैं? 1813 की एक्ट की। और मैंने नेपोलियन का जो टेन्यूर बताया, जिस समय वो धूमधाम से लड़ाई कर रहा है, बहुत बड़ा एरिया जीत रहा है, वो 1800 से 1815 तक का। इसका मतलब इस समय तो नेपोलियन बैठा हुआ है। और नेपोलियन के बैठे जब है यूरोप में, और उस नेपोलियन ने लगभग जो पश्चिमी यूरोप है ना, बहुत बड़ा एरिया जीत लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। बहुत बड़ा फ्रांस हो गया था नेपोलियन के टेन्योर में, उसके अंडर में। और इसी दौर में एक नया कानून आ रहा है, कहाँ पे? भारत के लिए आ रहा है, इंडिया के लिए कानून आ रहा है 1813 का। अब फ्रांस की सीधे बॉर्डर लग रही यूके से, और फ्रांस हमेशा से दुश्मन रहा है यूके यानी ब्रिटेन का। जैसा कि मैंने तिलसत की संधि में बताया था कि फ्रांस ने कई बार अटैक करना चाहा ब्रिटेन पर, लेकिन इनकी नेवी इतनी अच्छी है कि ये हरा नहीं पाए। तो फ्रांस ने बोला जहां जहां ब्रिटेन की कॉलोनी है ना, वहां वहां अटैक करेंगे। इस आदमी की जान किसमें? तोते में है, भारत के नाम के तोते में है ना, इस तोते की गर्दन उड़ाएंगे अपन। और कहाँ से उड़ाते गर्दन? ये अफगानिस्तान से घुसते। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ था? रंजीत सिंह बैठा हुआ था, इसलिए अपन ने चिट्ठी अमृतसर की थी। उस समय पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था नहीं। ठीक है, तो ये नेपोलियन की आर्मी ना हर जगह, इजिप्ट में ब्रिटिश रूल था, इजिप्ट में हरा चुकी थी, हर जगह घुस रही थी। ठीक है, और नेपोलियन ने दो कानून निकाले, एक 1806 में निकाला, एक 1807 में। दो कानून निकाले। इसको कहा गया बर्लिन
डिक्री, इसको कहा गया मिलान डिक्री। डिक्री मतलब होता है आदेश। आज भी कोर्ट से कोई आदेश निकलता है कि भैया इसको पकड़ के ले आओ, इसको करो, तो उसे डिक्री कहते हैं। या इसकी जमीन को कर लो, इसका फ्लैट जब्त कर लो, उसे डिक्री कहते हैं। और इस कानून की डिक्री मतलब एक ऐसा कानून जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई मना नहीं कर सकता। तो इसने 2 कानून निकलवाए, और इन दोनों कानून की वजह से, इन दोनों कानून को ही हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड। ब्लॉकेड यानी कॉन्टिनेंट को क्या कहेंगे, महाद्वीपी निषेध। असल में बर्लिन, कोई मुझे बताएगा आज बर्लिन किस देश में है? जर्मनी। बढ़िया। और मिलान? जर्मनी। मिलान को फैशन सिटी कहते हैं। फ्रांस। मिलान कहाँ पे? मिलान मिलान शायद पुर्तगाल। चलो चेक कर लेना करें। इन 2 आदेशों में ये था कि यूरोप का ये जो ये है ना ब्रिटेन, इसका कोई भी माल यूरोप में नहीं घुसेगा। मतलब इसने क्या बोला, नेपोलियन ने इन 2 आदेशों से क्या बोला कि इसका कोई भी माल, ये जो यूरोप वाला पूरा हिस्सा है ना, ब्रिटेन का कोई भी जहाज इस यूरोप में नहीं आएगा। जब इसका जहाज ही कोई इस यूरोप में नहीं आएगा, इसके माल ही नहीं आएंगे, तो ब्रिटेन का माल कहाँ बिकेगा? और मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? यूके में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ इसका रीजन मैं दे चुका हूँ। तो जब इतना सारा ये माल बना रहा है, अभी तक तो बिल्कुल धूमधाम से बेचता था, हर जगह खूब पैसा कमाता था। इसने इन 2 आदेशों से एक तरह का ब्लॉकेट लगा दिया। कौन से महाद्वीप में ब्लॉकेट लगाया? यूरोप वाले में, है ना। इसलिए मैंने कहा कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट लगा दिया कि भाई यूरोप में ब्रिटेन का जहाज नहीं आ सकता। ब्रिटेन का जहाज नहीं आएगा तो माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो माल मतलब पैसा नहीं आएगा। और ब्रिटेन के पास तो बहुत सारी फैक्ट्रीज ने बना ली थी, तो माल बना ही रहा था। अब आप किसी व्यापारी से बोलो भैया 1 महीने अपनी फैक्ट्री बंद कर दे, तो उसका दिमाग घूम जाएगा। जैसे लॉकडाउन में जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, उनकी फैक्ट्री जो मशीनें थी वो खड़े खड़े खराब हो गई, क्योंकि उसने अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगा के रखा था अपनी फैक्ट्री में, और अगर उसका प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका खर्चा कैसे निकलेगा, उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा। इन 2 आदेशों के से क्या हुआ, यूरोप में यूके की यानी ब्रिटेन की मनाही हो गई, भैया तुम कहीं भी जाओ यहाँ मत आना, और यहाँ अगर तुम आए तो हम तुमको मारेंगे। मतलब इसने हर तरफ जो हर जगह जो बंदरगाह थे, यहाँ पे किसकी नेवी लग गई? यहाँ पे नेवी लग गई किसकी? फ्रांस की नेवी लग गई। और ये किसने आदेश निकाला था? नेपोलियन ने। नेपोलियन ने बोला था कि भैया ठीक है, इसको हरा नहीं पा रहे अपन ना, कोई बात नहीं, इसको पैसे से तोड़ देंगे, इसको गरीब कर देंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई इंसान को अगर आप झापड़ मारोगे तो शायद 1 घंटे बाद भूल जाए, लेकिन अगर आपने उसको नुकसान पहुंचाया पैसे को लेकर ना, तो वो जीवन भर याद रखेगा। जैसे किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, जीवन भर याद रखता है कि यार मेरे 5,000 रुपये लुट गए। उसने बोला इसको पैसे से तोड़ेंगे अपन, ठीक है। और ऐसी ऐसी बात कौटिल्य भी कह गया था कि अगर अपने दुश्मनों को तोड़ना है ना, तो पैसे से उसको मार दीजिए, वो जीवन भर याद रखेगा आपको। तो ये था कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट। अब आप खुद बताओ मुझे, यहाँ पे इतना बड़ा जो ब्रिटेन है, जब इनके व्यापारियों को पता है कि यूरोप में तो हम माल नहीं बेच पाएंगे, और यूरोप इनका बहुत बड़ा मार्केट था, तो क्या यहाँ के व्यापारी परेशान होंगे नहीं होंगे? परेशान बताइए। होंगे सर। होंगे सर। तो फिर ये अपनी परेशानी लेकर किसके पास जाएंगे? क्राउन। क्राउन के पास। बहुत बढ़िया। क्राउन से वो क्या कहेंगे? क्राउन से पहले बोलेंगे राजा जी, अगर आप में हिम्मत है तो नेपोलियन को मार के भगाओ और हमारा रास्ता खुलवाओ, अगर आप में ताकत है तो। और अगर आप में ताकत नहीं है तो हम ये चाहते हैं हमें कोई और मार्केट दिलवाओ आप। हम तो माल बना के बैठे, हमें माल बेचना है, हमें कोई और मार्केट आप दिलवाओ। तो भैया और कौन सा मार्केट दिलवाएं? तो सबकी नजर किधर गई? भारत की ओर। यहाँ पे जितने व्यापारी थे ना, सबकी नजर भारत पे गई। और भारत में इस समय तक सिर्फ एक कंपनी को परमिशन थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। भैया तुम यहाँ पे तुम ही करोगे, कोई और नहीं आएगा। ये हमने बताया है।
ये सब इनके पास पहुंच के बोले यार देखो यूरोप से तो हम व्यापार कर नहीं पा रहे और हमारे पास माल बहुत सारा है, हमें मार्केट चाहिए। और उस समय तक भारत यानी अब आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, ये बहुत बड़ा मार्केट था और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा कमा ही रही थी। तो इन लोगों ने क्राउन को फोर्स किया, यहाँ के व्यापारी लोगों ने, कि भैया या तो ये ब्लॉकेट हटवाओ और या तो हमें भारत में परमिशन दिलाओ, हमें भारत जाना है, हमें वहां पे ट्रेड करना है, हमें अपना माल बेचना है। तो क्राउन ने बोला यार ये कैसे कर सकते हैं हम, हमने 1793 के एक्ट में इनकी जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो 1813 तक तो हम टच ही नहीं कर सकते इनको, भाई हमने आदेश दिया, अपना कानून कैसे तोड़ दें। तो इन लोगों ने बोला, जो यहाँ के व्यापारी थे उन्होंने बोला ठीक है सर, हम 1813 तक वेट कर लेते हैं, लेकिन 1813 में आप एक नया कानून ला रहे हो ना, उस कानून में हमारी बातें ध्यान रखना, क्योंकि नेपोलियन मरने वाला नहीं है, नेपोलियन हमको यहाँ पे घुसने नहीं देगा। क्योंकि कई लोगों ने ट्राई किया अपना माल ले आके, तो वो कई की शिप गिरा दी गई, कई को अटैक कर दिया गया, कुछ लोग अगर माल उतार भी पाए तो जब नेपोलियन को पता चला कि यार यहाँ पे ब्रिटिश का माल आया है, तो उस माल को जला दिया उसने। तो बहुत डर था, जान माल का डर था यहाँ पे। तो इन लोगों ने बोला 1813 में जो नया कानून निकाल रहे हो ना, ध्यान रखना उसमें, क्योंकि ये जो 1813 का जो कानून है उसमें जो भी ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं ना, वो क्यों हुए हैं, इस कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट की वजह से। अब कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट क्या है, क्यों लगाया गया, बर्लिन मिलान डिक्री में क्या लिखा गया था, नेपोलियन ने क्या किया था, ये सब चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया है क्लियर है आप लोगों को? जी सर। तो इसका मतलब 1813 का जो कानून आएगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थोड़ा दुखदाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भैया अभी तू अकेला व्यापारी है, यहाँ पे लाखों व्यापारी आने वाले हैं। इसका मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है, जो जब से चला के आ रहे हैं 1600 से यहाँ पे जलवे मार रहे हैं, इनके जलवे अब कम होने वाले हैं। क्योंकि ये बर्लिन और मिलान डिक्री की वजह से ये इनका पूरा ट्रेड खत्म हो गया है। और यहाँ के लोगों ने बोला भैया हम व्यापार नहीं करेंगे तो आपको टैक्स कहाँ से देंगे, आपका खाना खर्चा कैसे चलेगा, अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे उन्नत बनेगा, हमारी इतनी सारी कॉलोनी है उनको कैसे सस्टेन करेंगे। बात तो सही थी। तो 1813 का जो एक्ट है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। और ये कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अभी तक जो व्यक्तित्व चला आ रहा था, जो उसका शान शौकत थी, उस पर सेंधमारी हो रही है, उसमें एक तरह से हमला हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन की वजह से। देखो नेपोलियन देखो इसको कहाँ कहाँ से परेशान कर रहा है। एक तो भारत में आके यहाँ पे मिंटो परेशान अलग है, वो रणजीत सिंह को बोल रहा भैया ट्रीटी कर ले, यूएसएसआर से अलग से संधि करके बैठा हुआ है। मतलब यहाँ भी भारत मिंटो के हाथ पैर कांप रहे हैं कि नेपोलियन कब ना आ जाए। और यहाँ भी इसने व्यापार में अंकुश लगा के क्राउन को भी परेशान कर दिया। तो नेपोलियन का तो एक फंडा था, दुश्मन को तो खत्म करना है, अगर हुक से नहीं तो क्रुक से। मतलब जैसे बन पड़े साम दाम दंड भेद लगाओ, लेकिन दुश्मन खत्म हुआ। फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? ब्रिटेन। और दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि जिस तरह ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनी थी, उस तरह फ्रांस की बहुत सारी कॉलोनी थी, और हर कोई चाहते थे कि भाई हमारा एरिया बढ़े। हमने देखा है कि फ्रांसीसियों की वजह से यहाँ पे मतलब कार्नेटिक वॉर्स हुआ था, टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, सब देखा है हमने। तो इनकी दुश्मनी आज से नहीं, बहुत पहले से थी। हर कोई, सब सारा खेल जमीन का है, सब हर कोई जमीन चाह रहे हैं कि दुनिया भर में हमारी जमीन रहे, हमारा ट्रेड रहे, व्यापार रहे, इस लड़ाई चल रही है। तो अभी तक आप लोग बैकग्राउंड समझ गए कि 1813 का जो एक्ट आने वाला है उसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हैं। अब चलते हैं वापस अपने एक्ट पे। अब देखो यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी है, ग्रोइंग ट्रेडिंग कम्युनिटी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो व्यापारी वर्ग है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या शुरू हो चुका है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई आज से 100-150 साल पहले ही। क्यों शुरू हुई सब मैंने बताया, ये सब लिखा हुआ है ना। अब इनको अपना माल बेचना है, लेकिन माल बेचने के लिए अभी तक यूरोप जाते थे, लेकिन यूरोप में तो दिक्कत हो गई है, कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट है। देखो बहुत सी बातें मैंने पीडीएफ में नहीं लिखी है, क्योंकि मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, मैं सब कुछ लिखता नहीं हूँ, थोड़ा आप लोगों के लिए भी। तो अभी जो मैंने अभी 5-10 मिनट पहले समझाया ना पूरा, कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट, मिलान डिक्री, ये सब मैंने पीडीएफ में नहीं लिखा है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा अटेंटिव रहना। तो
यहाँ पे एआईसी की क्या थी, मोनोपॉली थी, एकाधिकार था और उसको हटाना था। अब यहाँ पे लिखा है हटाना था, क्यों हटाना था क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेट लगा दिया उसने, यूरोप में माल नहीं बेच पा रहे ब्रिटेन वाले, इसलिए वो चाह रहे हैं कि भाई हम क्या आए, हमें भारत के जो बाजार है उसमें हिस्सा मिले। ठीक है, सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बता दीजिए, कब शुरू हुआ, रीजन क्या थे इसके। अरे मैंने बताया है यार पुरानी क्लासों में आप लोगों को। चलो कभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे 1-2 लेक्चर ले लेंगे, पूरा समझा देंगे। ठीक है, बाकी जो पुराने वीडियोस हैं उसमें देख लेना, मैंने बताया है कि भाई वहाँ पे कोयले की जो खदानें थी, माइंस थी, वो मिल गई बहुत अच्छी, हाई ग्रेड का कोयला मिला था। स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था वहाँ पे, और उन्होंने जब स्टीम इंजन का, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया तो उन लोगों ने फिर मशीनें बना ली। और सबसे पहली जो मशीनें लगी थी वो कपड़े की बनी थी, स्पिनिंग मिल लगी थी। और कपड़े के लिए जो कच्चा माल था वो भारत से ले जाते थे इन लोग, चाहे कपास हो, चाहे जूट हो, चाहे सिल्क हो, ये सब भारत से लेके कच्चा माल, वहां से उन्होंने स्पिनिंग मिल से कपड़े बनाए और फिर उसको भारत में आकर डंप कर दिया। तभी तो गांधी जी जब आए थे तो वो सबसे पहले क्या बोलते थे, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, क्योंकि ये सब विदेशी कपड़े मैनचेस्टर लंका शहर से बन के आ रहे थे। ठीक है, बाकी और डिटेल में अपन हर चीज पे लेक्चर ले लेंगे, सब ये सब आपके हिस्ट्री का ही टॉपिक है। ठीक है जगवेश। अब कुछ ऐसे भी वर्ग थे, कहाँ ब्रिटेन में कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहां के राज परिवार को बोलते थे कि भैया ये जो भारत में एक प्राइवेट कंपनी क्यों रूल कर रही है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सीधे राजा का रूल हो जाए, डायरेक्ट क्राउन का रूल हो जाए, और हम ये जो भूरे लोग हैं, ब्राउन रेस है, इनको हम सिविलाइज करें, इनको हम सभ्य बनाएं, क्योंकि हम तो बंदर थे यहाँ पे, हम तो बेवकूफ बने बैठे थे, और इनको लगता था कि व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, कि भैया जो सफेद आदमी है उसी को भगवान ने दायित्व दिया कि पूरी दुनिया को सभ्य बनाए। तो यूटिलिटेरियन जो लोग हैं, इसमें जॉन मिल का नाम बहुत फेमस है, जॉन मिल का। ये लोग ऐसे थे जो कि राजा की बड़ी प्रशंसा करते थे और कहते थे भैया राजा है, राज परिवार जो है वो सीधे भारत में क्यों रूल नहीं करता, क्यों ये प्राइवेट कंपनी रूल करती है, ये भी इनका मांग था। तो इन सबकी मांगों को इसमें पूरा किया जाएगा। जो चर्च के लोग थे वो राजा से कह रहे थे भैया हमें भारत में अलाउ करो यार, हम भारत में जाएं, धर्म परिवर्तन करें, धर्म का प्रचार करें, अपना अपना क्रिश्चियनिटी फैलाएं, मिशनरी काम करें। तो ये सब लोगों ने अपनी अपनी डिमांड रख दी, भाई व्यापारी क्या बोल रहा, मोनोपोली खत्म करो, एकाधिकार खत्म करो। ये यूटिलिटी जो है अपने यूटिलिटेरियन है वो क्या बोल रहे हैं कि भैया रानी सीधे शासन करे, ये प्राइवेट कंपनी क्यों कर रही है। चर्च वाले क्या बोल रहे हैं, हमें अनुमति मिले कि भैया हम जाएं वहाँ पे अपना धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, और ये जो एक्ट रहेगा, इस एक्ट में सबकी बातों को सुना जाएगा, रखा जाएगा। तो अब इस एक्ट के बारे में बात कर लेते। तो ये तो अभी तक आप लोग क्लियर हो गया होगा कि भैया इस एक्ट में सबसे मेन बात क्या होगी, जो इनकी मोनोपोली है, जो इनका एकाधिकार है, कि भैया भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के। इस एकाधिकार को क्या किया गया, एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, किस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म किया गया, मोनोपोली को खत्म किया गया। ध्यान रखिए, मोनोपोली एकाधिकार को किस एक्ट से खत्म किया गया। तो ये है 1813 का एक्ट। ठीक है, एकाधिकार को खत्म, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी जो लोग हैं वो भारत में आ सकते हैं, व्यापारी आ सकते हैं, कंपनी आ सकती है और व्यापार कर सकते हैं। अभी तक क्या था, जो कुछ भी व्यापार होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भैया बोली वहां के राजा से, यार ऐसा तो चलो मत करो यार, हमने सालों साल आप लोगों को कमा के दिया है, हमने इतना बड़ा एरिया कैप्चर किया, हमारे लाखों लोग यहाँ मरे हैं, हमने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, ऐसा तो मत करो। तो फिर राजा का दिल पसीजा, बोला ठीक है भाई, चाय के व्यापार में और चाइना के साथ व्यापार में
तुम्हारी मोनोपोली है। इसका मतलब भारत में जो भी चाय खरीदी बेची जाएगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेचेगी, और चाइना के साथ भारत से जो भी व्यापार होगा वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसमें इनकी मोनोपोली थी, क्योंकि चाय जो थी, चाय भारत की फसल नहीं है। हम लोग चाय के शौकीन कभी नहीं रहे। चाय का इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना में चाय उगाना सीखा, उसको उगाया, भारत में आए, भारत में चाय लेके आए, भारत के लोगों को आदत लगाई, तो चाय का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। भारत में भी कुछ इलाके जो कि पहाड़ों की तलहटी में, जैसे दार्जिलिंग वाला इलाका हो गया, यहाँ पे इन लोगों ने जो मिट्टी है उसको पाया कि हाँ यहाँ पे चाय अच्छी हो सकती है। आज भी दार्जिलिंग की चाय वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे इन्होंने चाय के बागान लगाए, टी प्लांटेशन किया, और चाइना के साथ ये ओपियम का व्यापार करते थे, अफीम का व्यापार करते थे। तो चाइना के लोगों को ये लत लगा रहे थे ओपियम की, और भारत के लोगों को लत लगा रहे थे चाय की, और इस लत के चक्कर में ये पैसा ही बहुत कमा रहे थे। तो सिर्फ ट्रेड विद चाइना और ट्रेड टी का जो व्यापार था, इसकी मोनोपोली इनके पास थी, और बाकी मोनोपोली इनसे छीन ली गई थी। तो अगर सवाल ऐसा है कि कंप्लीट मोनोपोली, 100% मोनोपोली किस एक्ट से हटाई, तब 1813 का एक्ट नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट कहाँ हटाई, चाय और चाइना के साथ तो है, ठीक है। या अगर ऐसा सवाल आया कि किस एक्ट से चाय और चाइना के साथ व्यापार के अलावा सारे व्यापार की एकाधिकार को हटा लिया गया, सिर्फ चाय और चाइना के व्यापार के को छोड़ दिया गया, तो 1813 के एक्ट को आप टिक मारेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो जो कंप्लीट मोनोपोली थी कि भैया सब कुछ तुम करोगे, वो तो हमने हटा लिया, बस तुम्हारा चाय का और चाइना के साथ व्यापार को हमने छोड़ दिया है। दूसरा, इनसे ये कहा कि अगले 20 साल के लिए भी हम एक नया तुम्हारा रिचार्ज कर देते हैं मोबाइल का, कि अगले 20 साल तक के लिए तुम यहाँ पे क्या रहोगे, काम कर सकते हो, मतलब अपने तुम्हारा कंपनी का जो रूल है वो चलेगा अगले 20 साल के लिए। इसका मतलब ये कि 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन है कि वो अपना काम हम यहाँ पे कर सकती है। लेकिन अब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कई सैकड़ों कंपनियां आ जाएंगी अपना माल बेचने के लिए, क्योंकि वहां पे लगा है कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड, और नेपोलियन अभी जिंदा है। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है, ये 1813 का एक्ट थोड़ा बड़ा है, तो इसको अपन बाकी चीजें कल करेंगे। तो आज हम लोगों ने मिनटों के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने यूरोप का कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट देखा, ये देखा नेपोलियन की वजह से किस तरह ब्रिटेन को परेशानी हुई है, और हमने थोड़ी सी ब्रीफिंग देखी 1813 की। तो बाकी कहानी अपन कल देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।